जी नमस्कार मित्रों। आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के अगले पड़ाव में हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कंपनियों के आगमन, उसकी स्थापना और भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का जो विकास होता है, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। क्षेत्रीय शक्तियों के साथ ब्रिटिश शासकों की क्या संबंध रहे, इसके विषय में हम लोगों ने भी अध्ययन कर लिया। क्षेत्रीय शक्तियों में मैंने देखा कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और आपके पंजाब सिखों के साथ आंग्ल बर्मा युद्ध मैंने देखा, आंग्ल अफगान युद्ध ये भी मैंने देखा हम लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से हमने क्षेत्रीय शक्तियों के साथ इसके संबंध की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश अधिसत्ता का प्रशासन जो, ठीक है, प्रशासन किस तरीके से हमारे जब भारत के प्रत्येक क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी धर्म, सभी क्षेत्रों को किस तरीके से प्रभावित किया और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा वो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, उसके साथ साथ उसके समाज पर पड़ा, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ ही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के तहत हम लोग क्या करेंगे कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों का यही रहेगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का, औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। आज इस टॉपिक के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे। आप देखे होंगे कि भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का परिचायक था, ठीक है। यानी कि इसके पहले हम मुगल काल में देखते हैं, ठीक है, कि भारत एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जहां से भारत की अधिकांश चीज़ों का विदेशों में निर्यात किया जाता था। इसमें यूरोपीय देशों के साथ भी निर्यात शामिल था, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अंग्रेज यहाँ पर आए, ब्रिटिश या यूरोपीय लोग यहाँ पर आए और यहाँ की वस्तुओं का वो लोग जो है परचेज करते थे, खरीदारी करते थे और उसका निर्यात यूरोप के देशों को करते थे और उससे वो धन अर्जित करने की कोशिश करते थे। हमारे यहाँ से क्या होता था कि सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मसाले, औषधियाँ, बहुमूल्य रत्न, ठीक है, ये सब का निर्यात यूरोपीय देशों को होता था और उसके बदले वो हमको सोने चांदी के रूप में द्रव्य प्रदान करते थे, ठीक है। वो खरीदते थे और यहाँ पर निर्यात करते थे, उससे उनका जो लाभांश होता था वही उनका पूंजी
अर्जित करते थे। लेकिन भारत में 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद और उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद पूरी सिनेरियो चेंज हो जाती है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि क्षेत्रीय शक्तियों के ऊपर भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अब जब चेंज होता है तो यह अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था किसमें बदल जाती है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये परिवर्तन कैसे होता है जरा देखिए। आत्मनिर्भर के रूप में मैंने आपको बताया, यहाँ से निर्यात किया जाता था वस्तुओं का, और जब निर्यात किसी देश से होता था वास्तविक रूप में वह देश समृद्धशाली देश होता था, ठीक है। निर्यात किया जाता था और उससे वो व्यापार करते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि निर्यात का स्वरूप चेंज होता है। पॉलिटिकल सिस्टम पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक। पॉलिटिकल सिस्टम से अधिकार स्थापित करने के बाद वो यहीं के भारत से ही राजस्व इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक। अभी तक क्या था कि वो वहां से धन लाते थे, यहाँ के सामान को लेकर निर्यात करते थे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम पर जब कैप्चर किया उन्होंने, तो यहीं से उन्होंने राजस्व इकट्ठा करना शुरू किया। राजस्व कहाँ से प्राप्त किया? भारतीय राजस्व प्राप्त किया। अब भारतीय राजस्व प्राप्त करने के बाद जो उनके खर्च के बाद जो अधिशेष बचता था, सरप्लस बचता था, उससे वो क्या करते थे? यहाँ की वस्तुओं को परचेज कर उसका निर्यात करते थे, ठीक है। अब देखिए वहाँ से यूरोपीय कंट्रीज से या इंग्लैंड से उनको धन लाने की जरूरत अब नहीं पड़ी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ के राजस्व से, रेवेन्यू से यहीं के माल को, यहाँ की वस्तुओं को खरीद कर और उसका निर्यात यूरोपीय कंट्रीज को देते थे और उसका लाभ कमाते थे, ठीक है। इस तरीके से वो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को उन्होंने परिवर्तित किया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाए तो कई क्षेत्रों पर यहाँ से भारत से जो धन वो लेते थे वो कई तरीके से धन इकट्ठा करते, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ धन निर्गमन का सिद्धांत जब आपके दादा भाई नौरोजी ने पेश किया था अपने एक लेख में 1867 में, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है अपने शासन के बदले भारतीय संपदा को पूरी तरीके से दोहन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना शासन कर रहे हैं और उसके बदले वो भारतीय संपदा का दोहन कर रहे हैं। तो उन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक एक लेख में, ये लेख आप ध्यान में रखिएगा, उसका नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू, ठीक है, इंडिया, इस लेख का नाम था। इसी लेख में पहली बार उन्होंने क्या किया था, अपना धन निर्गमन का सिद्धांत पेश किया था। धन निर्गमन का सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया। नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है। इसी पुस्तक में इन्होंने धन निर्गमन का सिद्धांत इन्होंने पहली बार दिया था। और अपनी एक लेख में 1867 में अपनी एक लेख में, वो लेख का क्या नाम था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसी लेख में इन्होंने पहली बार इसे वहां पर पेश किया, ठीक। इन्होंने कैसे बताया कि किस तरीके से भारत से धन संपदा ब्रिटेन की तरफ जाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार तो व्यापार के माध्यम से, ठीक है, व्यापार जो करते थे, और व्यापार के बाद यहाँ के भू राजस्व के द्वारा इकट्ठा किए गए व्यापार से, ठीक है,
और व्यापारिक जो शर्त थे उसके उल्लंघन के द्वारा भी, ठीक, यहाँ से धन का निर्गमन ब्रिटेन को होता था, इंग्लैंड को किया जाता था। इसके साथ साथ ये क्या करते थे कि यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था थे, उस प्रशासनिक व्यवस्था पर जो खर्च आता था वो भी भारतीय राजस्व से वसूल करते थे। ठीक है, वहाँ के अधिकारी जो भारत पर आकर शासन करते थे और शासन के बाद पुनः रिटायरमेंट के बाद चले जाते थे, उनकी पेंशन पर जो धन खर्च किया जाता था उससे जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पूंजी जो यहाँ औद्योगिक क्रांति से चूंकि गुजर रहा था उस समय इंग्लैंड, और ब्रिटिश पूंजी का जो यहाँ पर निवेश करते थे और उस निवेश के बाद उनको जो ब्याज प्राप्त होता था उस ब्याज के से वो धन का निर्गमन भारत से बाहर करते थे, अपने देश को करते थे। इस तरीके से देखा जाए तो चारों तरफ से, ठीक है, यहाँ की पूंजी इंग्लैंड चली जाती थी। ठीक, और वो यहाँ आती थी किस रूप में आती थी, वहाँ ये एक निवेश के रूप में आती थी और निवेश से भी जो लाभांश प्राप्त करते थे वो भी इंग्लैंड को चली जाती थी। तो जॉन सुलिवान नामक एक अंग्रेज ने जो मद्रास में उस समय कार्यरत था, उसने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के गंगा नदी के तट से स्पंज की तरीके से पानी सोखते हैं और टेम्स नदी पर जाकर उसे उड़ेल देते हैं। ठीक है, और बदले में हमें उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये जॉन सुलिवान का एक स्टेटमेंट था। इस तरीके से देखते हैं कि चारों तरफ से एक दोहन का शिकंजा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कसता चला जा रहा था। उसकी शुरुआत जो ये करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं कि भारत की भू राजस्व व्यवस्था से। भू राजस्व व्यवस्था में इन्होंने परिवर्तन किया। पहला जो स्टेप उठाया था 1764 में, आपके बक्सर की युद्ध के पश्चात जब संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को। ठीक है, निजामत का अधिकार भी वो प्राप्त कर लेते हैं बंगाल के नवाब से, नजमुद्दौला से, और यहाँ पर एक द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन, ठीक। उस द्वैध शासन में क्या होता था, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। ठीक, इसकी शुरुआत होती है कब, बक्सर के युद्ध के पश्चात से। ठीक है, हमने आपको इसके पहले गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का कार्यकाल आपको बताया था पूरा, कहाँ से शुरू हुआ था। क्लाइव से लेकर हालवेल, वेस्टार्ड, फिर उसके बाद क्लाइव, फिर वेरेल्स्ट, फिर कर्टियर, फिर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो आता है वो 1772, ठीक है, 1772 से लेकर वो कहाँ तक आता है, 1785। इसने क्या किया, इस द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर 1772 में, 72 में इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी, इसको ठेकेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था लागू किया। ठीक है, इस इजारी व्यवस्था को इसने 5 वर्ष के लिए लागू किया, 5 वर्ष। भू राजस्व के क्षेत्र में बोली लगाई जाती थी, उस बोली के द्वारा जो अधिक भू राजस्व अंग्रेजों को देने का वादा करता था उसी को रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। ये कब लागू किया, 1772, 5 वर्ष के लिए लागू। इसको इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या ठेकेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था चली रही थी तो कि 1776 में, 1776 में यह इसको 5 वर्ष से खत्म कर 1 वर्षीय व्यवस्था कर दिया, 1 वर्षीय। ये पूरी की पूरी व्यवस्था लूट खसूट पर आधारित थी।
जितना अधिक जो राजस्व दे सकता था उसी को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाता। ठीक है। इस व्यवस्था में क्या किया अंग्रेजों ने, परिवर्तन कब आया? ये व्यवस्था चली रही थी कि कार्नवालिस के समय में, ठीक है, भू राजस्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। कार्नवालिस का शासनकाल कब से कब था? कार्नवालिस, इसका शासनकाल आपका 1786 से लेकर आपका 94 तक। ठीक, इसके शासनकाल में एक नवीन व्यवस्था आती है। वो व्यवस्था क्या कहलाती है? वो व्यवस्था कहलाती है आपकी अस्थाई बंदोबस्त। इस व्यवस्था को 1790 में लागू किया गया और 1793 में ये पहले 10 वर्ष के लिए लागू हुआ, 10 वर्ष के लिए, और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया। ठीक है। इस व्यवस्था को के प्रतिपादक के रूप में और कौन इससे संलग्न था? एक जॉन सोर और एक आपके जेम्स ग्रांट। ठीक है। कार्नवालिस के समय में 1786 से 1794 का कार्यकाल है। 1790 में इस व्यवस्था को लागू किया गया 10 वर्ष के लिए, 1793 में इसे अस्थायी कर दिया। ठीक है। इसमें एक परिवर्तन क्या हुआ था? 1793 में भी, 1793 में इसमें एक धारा जोड़ी गई थी, यक्स मतलब 14वें उस पे कि अच्छा, अब ये इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। अब ये लागू जब किया गया तो इसमें एक विवाद शुरू हुआ था। विवाद की जड़ क्या थी? इसका बंदोबस्त किसके साथ किया जाए, भूमि का अधिकार किसको दिया जाए, किसानों को दिया जाए कि जमींदारों को दिया जाए। जॉन सोर जो है, जॉन सोर वो जमींदारों के पक्ष में था। ठीक है। और जेम्स ग्रांट जो है किसानों के पक्ष में था, किसानों के पक्ष में था। दूसरी बात, जॉन सोर इसे 10 वर्ष के लिए लागू करना चाहता था। ठीक। और कार्नवालिस इसे अस्थायी बनाना चाहता था। इन सब के बीच एक विवाद चल ही रहा था। अंत में निर्णय लिया गया कि यह व्यवस्था जॉन सोर के जमींदारों के साथ लागू किया जाए, यानी कि भूमि का आधिपत्य किसको प्रदान किया जाए? जमींदारों को प्रदान किया जाए। ठीक। और शुरू में यह 10 वर्ष के लिए ही लागू किया गया, लेकिन 1793 में इसको अस्थायी बना दिया गया। ठीक है। अब इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि भूमि का अधिकार किसको प्रदान किया गया? जमींदारों को। जमींदार एक नया वर्ग यहां पर उभर कर आता है, जमींदार। ठीक, नया वर्ग उभर कर सामने आता है। भूमि का स्वामी, भूमि का। ठीक, इस व्यवस्था में कहा गया कि जमींदार जितना लगान वसूल करेगा, ठीक है, उसका 89%, ठीक, यह सरकार को देगा और 11% वह स्वयं लेगा। ठीक, जरा देखिएगा, कहा कि जमींदार जितना भू राजस्व वसूल करेगा, इसमें भू राजस्व की दर निर्धारित नहीं थी। भू राजस्व की दर, इसकी सबसे बड़ी खामी थी, निर्धारित नहीं, निर्धारित। ठीक है, 11% यानी 1/11वां भाग किसको दिया गया? स्वयं के लिए, जमींदार को दिया गया। भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया और 89% पूरे ब्रिटिश आधिपत्य में आने वाले क्षेत्रों का 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू किया गया। ठीक, यानी कि उस समय तक जितना कैप्चर किए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, उस ब्रिटिशर्स के 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू हुआ। और यह व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ? यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, और बनारस, उत्तर का
बनारस जो क्षेत्र है, बनारस और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, बनारस प्रखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, टोटल आधिपत्य का 19% इस व्यवस्था में लागू किया। भूमि का अधिकार जमींदार को दे दिया गया। जमींदार अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करने पर जोर देता था कि उसको क्या है कि उसका 11% स्वयं लेता था और 89% इस व्यवस्था में इसको 2 करोड़ आपका 68 लाख रुपए पूरा भू राजस्व अंग्रेजों को प्राप्त होता था। यानी कि एक निश्चित रकम अंग्रेजों को सुनिश्चित हो गई कि इतना रकम मुझे मिलना ही मिलना है, चाहे वहां पर खेती हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, हमको इतना 2 करोड़ 68 लाख रुपए हमको प्राप्त ही होने हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी की एक निश्चित आय यहाँ से सुनिश्चित हो गई। ठीक है, और कर वसूल करने का अधिकार भी किसको था? जमींदारों को था। तो पूरा जो सिस्टम बनाना पड़ता था कर वसूल करने के लिए, कर्मचारी रखने पड़ते थे, वो कर्मचारी रखने का काम भी इसका नहीं था। जमींदार एक मुश्त रकम लाकर उसको दे देते थे। हाँ, इस व्यवस्था की खामी क्या थी कि अधिक से अधिक चूंकि जमींदार वसूल करता था भू राजस्व, तो किसान जो है खेती के लिए वो कोई भी किसी प्रकार की खेती की कृषि के विकास के लिए किसी प्रकार का वो कार्य नहीं करता था। ठीक है, यानी कि ना उसकी भूमि की गुणवत्ता सुधारने का कोई कार्य करता था, न सिंचाई व्यवस्था करवाने का कोई कार्य करता था। वह किसानों से सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम उसका था कि अधिक से अधिक लगान वसूल करें। ठीक है, इससे क्या हुए कि हमारे कृषक बेरोजगार मतलब बर्बाद होना शुरू कर दिए। ठीक है, कृषकों से अधिक चूंकि लगान लिया जाता था, इसलिए कृषक क्या करते थे, वो लगान देने के लिए बिचौलियों का जन्म हुआ, सूदखोरों का जन्म हुआ, महाजनों का जन्म हुआ, क्योंकि कर्ज लेकर वो लगान उनको अदा करना पड़ता था। हमारे यहाँ की खेती पूरी तरीके से वर्षा पर आधारित थी। ठीक है, सिंचाई की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है, अगर बाय द वे बारिश नहीं हुई और उत्पादन नहीं हुआ, तो लेकिन लगान उनको देना ही पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे, महाजनों से, सूदखोरों से पैसा लेकर, कर्ज लेकर वो जमींदार को चुकाते थे। जब तक जमींदार को वो लगान देते रहते थे, तब तक भूमि पर वो खेती करने का अधिकार रखते थे। और दूसरी बात, जमींदार जब तक सरकार को लगान देती रहती थी, तब तक जमीन का मालिक जमींदार बना रहता था। इस व्यवस्था के तहत जमींदार अपनी जमीन को गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, उत्तराधिकार के रूप में अपने बच्चों को और कानूनी रूप से जो उत्तराधिकारी थे उनको वो जमीन दिया जा सकता था। लेकिन एक कानून लाया गया, वो कानून लाया गया 1794-95, उसको कहा गया सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून, उस कानून के तहत क्या कहा गया कि अगर सूर्य जो डे निश्चित होता था, जो दिन निश्चित किया जाता था, उस दिन के सूर्यास्त तक अगर जमींदार लगान की राशि सरकार के पास नहीं जमा कराई, तो जमींदार की जमीन जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, ये पूरा अस्थाई बंदोबस्त रहा। अस्थाई बंदोबस्त की हानियां और उसके लाभ के विषय में मैंने आपको बता दिया कि पहली बात तो एक मुश्त रकम सरकार को प्राप्त होना सुनिश्चित हो गया, किसी भी प्रकार की उसमें कोई बाधा नहीं रह गई, और अपना कोई सिस्टम डेवलप नहीं करना पड़ा उस भू राजस्व वसूल करने के लिए। पूरे आधिपत्य की भूमि पर 19% क्षेत्रों पर यह लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर यह व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत हुआ क्या कि जमींदार भूमि का मालिक हुआ, और जमींदार जब तक सरकार को लगान देता था तब तक वह भूमि पर काबिज रहता था, और वह अधिक से अधिक भूमि मतलब भू राजस्व वसूल करने पर जोर देता था। सिंचाई की कोई व्यवस्था या भूमि सुधार की कोई व्यवस्था का उसका कोई मंतव्य नहीं रहता था। ठीक है, ऐसी स्थिति में
कृषक क्या होते गए, धीरे धीरे बर्बाद होते गए और वो कर्ज के एक जाल में फंसते गए। एक नया वर्ग मेरा उभर कर सामने आया जो सूदखोर के रूप में, महाजन के रूप में वह वर्ग है। ठीक है, इसमें एक सरकार को घाटा इस बात का रहा कि गवर्नमेंट को, चूंकि हमने कहा कि पूरी भूमि से 2,68,00,000 रुपए उसको भू राजस्व प्राप्त होता था, इसमें वो कोई वृद्धि नहीं कर सकती थी। यानी कि अगर उत्पादन और अधिक हो जाए तो भी उसको क्या है, उतना ही उसको प्राप्त होना, उससे अधिक वो नहीं ले सकती। ठीक है, इस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में एक सुनिश्चित धनराशि की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन उस प्राप्ति में अगर वो कोई मतलब इंक्रीज होने की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसके विषय में कहा गया कि एक नया वर्ग जो तैयार हुआ, जमींदारों का वर्ग, जमींदार का वर्ग। ठीक, एक नवीन वर्ग तैयार हुआ। वो वर्ग सरकार के प्रति बहुत वफादार बना रहा, वफादार वर्ग। ठीक है, और यही वर्ग जो है 1857 का जब विद्रोह होता है तो सरकार का साथ देता है। 1857 के विद्रोह में सरकार का साथ। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त के राजनीतिक लाभ ने उसकी आर्थिक हानियों को बैलेंस कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त के जो राजनीतिक लाभ थे, उस राजनीतिक परिणाम थे, उसके आर्थिक हानियों को संतुलित कर दिया। 1857 में यह जमींदार वर्ग पूरी तरीके से सरकार का सहयोग किया और इसी वजह से यह सरकार बच गई, वरना ब्रिटिश 1857 में ही भारत से बोरिया बिस्तर उनका बच गया होता। ठीक है, तो ये अस्थाई बंदोबस्त हमारा रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने भू राजस्व के क्षेत्र में और एक व्यवस्था लागू किया। उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने पूरे आधिपत्य का 51% भूमि, ठीक, वहां क्या था 19%, यहाँ है 51%। ठीक, और यह लागू कहाँ पे हुआ, यह मद्रास, बंबई, कुर्ग, बरार, असम, सिंध और बर्मा, इतने क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, मद्रास, बंबई, कुर्ग, बरार। कुर्ग जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, बरार भी आपको मैंने देखा, बरार का जो क्षेत्र वो महाराष्ट्र के पास का क्षेत्र है, ये वहां पड़ता है बरार। असम को आपको पता ही है, सिंध भी आपको पता है, बर्मा भी आपको पता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर लागू किया गया और कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 51% क्षेत्र। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है एक पहली बार 1792 में। ठीक है, मद्रास के निकट एक 12 महल नामक स्थान है, 12 महल। यहाँ पर कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को केवल इसी क्षेत्र पर पहली बार 12 महल, कहाँ पर है, ये मद्रास के पास। ठीक, मद्रास, यहाँ पर इसकी एक शुरुआत की थी। ठीक, उसके बाद संगठित रूप से इसकी शुरुआत कब हुई है, 1820 में। ठीक, टॉमस मुनरो द्वारा, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई 1820 में। और यह कितने क्षेत्रों पर, 51% क्षेत्रों पर। और कहाँ आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्षेत्र पूछता है कि किस क्षेत्र पर ये लागू हुआ था। तो मद्रास में, बंबई में, सिंध में, कुर्ग में, बरार में, असम में और बर्मा के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था में कर की दरें काफी ऊंची थी, करीब 65-60% के आसपास कर की दरें वसूल की जाती थी।
ठीक है। यह व्यवस्था भी किसानों के बर्बादी का कारण बना, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी व्यवस्था भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने लागू की, उस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी। ब्रिटिश आधिपत्य में आने वाली भूमि के 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, ठीक, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश और पंजाब, इन क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू थी। 30% व्यवस्था। महाल का मतलब होता था कि पूरे गांव को एक भू राजस्व इकाई के रूप में माना जाता था। अच्छा, रैयतवाड़ी में क्या किया गया था कि रैयतवाड़ी में किसान को भूमि का स्वामी माना गया था। डायरेक्ट किसान से भू राजस्व वसूल करने का काम रैयतवाड़ी में होता था। जैसे यह व्यवस्था आपको शेरशाह सूरी के समय में हुआ था, ठीक है, उसमें वहां भी लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन करीब करीब मुगल काल में भी रहा, वहां भी कुछ जगह पर रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। अब जरा देखिए कि इस व्यवस्था में क्या किया गया कि गांव को, पूरे गांव को, ठीक है, एक इकाई के रूप में, राजस्व इकाई के रूप में, ठीक है, राजस्व इकाई के रूप में स्वीकार किया गया और वहां पर वह भू राजस्व की दर निर्धारित की गई, ठीक, और वहां वसूल करने का कार्य किया गया। इस व्यवस्था के प्रतिपादक जो है हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। क्या नाम है? हाल्ट मैकेंजी, ठीक। और ये हाल्ट मैकेंजी ने 1819 में इस व्यवस्था की शुरुआत की थी और उसके बाद 1822 में, ठीक है, इस व्यवस्था में कुछ सुधार किया। किसने? मार्टिन बर्ड ने, और आपके थॉमसन, ठीक है। इस मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत का कहते हैं कि फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के रूप में जाना जाता है। मार्टिन बर्ड को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। किसको? मार्टिन बर्ड। इन्होंने इस पे महत्वपूर्ण सुधार किए थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे भारत में ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की जो व्यवस्था उन्होंने लागू की थी, उस भारत ने भू राजस्व के क्षेत्र में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं निर्धारित की थी। एक अस्थायी बंदोबस्त के रूप में, परमानेंट सेटलमेंट के रूप में, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में, तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था के रूप में। अस्थायी व्यवस्था के रूप में उन्होंने 19%, रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में 51% और महालवाड़ी व्यवस्था के रूप में 30% क्षेत्रों पर लागू किया। अस्थायी व्यवस्था बंदोबस्त के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस प्रखंड और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, ठीक, यहाँ पर। और उसके बाद आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में मद्रास, असम, कुर्ग, बरार, बम्बई, बर्मा और सिंध के क्षेत्र में लागू किया गया। और महालवाड़ी व्यवस्था के रूप में इसको मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो, और उसके बाद पंजाब के क्षेत्र में इसे लागू किया गया। इसके प्रवर्तक के रूप में हम देखते हैं कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का था। वहाँ पे 2 व्यक्ति आपको मिलेंगे, और एक जेम्स ग्रांट और जॉन सोर। इनके बीच में विवाद क्या होता है? विवाद सिर्फ इसको अस्थायी करने के लिए और इसमें भूमि के स्वामी मानने को लेकर विवाद होता है। अंत में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। और
इसको पहले 10 वर्ष के लिए लागू किया गया, लेकिन 1793 में, याद रखिएगा 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया, ठीक है। और 1794-95 में सूर्यास्त कानून लागू किया गया, ठीक है। यहाँ भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार था। जमींदार 1/11वां भाग या 11% अपनी राजस्व जो वसूल करता था वो अपने पास रखता था, और 89% उसको 10/11 भाग उसको दे देता था, ठीक है। इसमें अधिकार दिया गया कि जमींदार अपने उत्तराधिकारी को, अपने बच्चों को भूमि हस्तांतरित कर सकता था, भूमि गिरवी रख सकता था, भूमि बेच सकता था। इस व्यवस्था के तहत सरकार को लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि इस व्यवस्था के तहत एक निश्चित पूंजी का आगमन सरकार के पास होना सुनिश्चित हो जाता है, और लेकिन हानि इसके साथ क्या है कि वह उसमें वृद्धि नहीं कर सकती थी, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि इसके क्षेत्र में जमींदार अधिक से अधिक भू राजस्व का दोहन करता था, वह कृषि के विकास के लिए या सिंचाई व्यवस्था या कुछ और के लिए कोई ध्यान उस पर नहीं देता। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अन्य वर्ग का उदय होता है जो सूदखोर के रूप में साहूकार के रूप में वो सामने आते हैं, और इससे कृषकों का शोषण प्रारंभ होता है, और किसान धीरे धीरे अपने भूमि को त्याग देते हैं, यानी कि इस लगान व्यवस्था से इतने पजल्ड हो जाते हैं कि उनको लगान चुकाने के लिए अपनी भूमि को बेचनी पड़ जाती है, और वह धीरे धीरे कृषक से कृषि मजदूर के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना ये है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसकी शुरुआत 1792 में 12 महल क्षेत्र में कैप्टन रीड के द्वारा, लेकिन इसको जो है व्यवस्थित रूप से टॉमस मुनरो ने किया 1820 में, जो मद्रास का गवर्नर था उस समय, ठीक है। और वो किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया और उनसे डायरेक्ट राजस्व वसूल करना था। महालवाड़ी व्यवस्था में हार्ट मैकेंजी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं 1819 में, लेकिन 1822 में इसको जो है इसमें कुछ सुधार किया जाता है, किसके? मार्टिन बर्ड के द्वारा और थॉमसन के द्वारा। मार्टिन बर्ड को कहा जाता है कि वो फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर भारत के वो भूमि व्यवस्था के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये हमारी रही पूरी भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा। अब देखते हैं क्या करते हैं वो सब, कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन क्या आता है। भारतीय कृषक क्या है? वो मुख्यतः जो है परंपरागत, ठीक है, खाद्यान्न या परंपरागत कृषि पर जोर देता था, ठीक है। अंग्रेजों के आने के बाद, अब चूंकि उसी समय वहां पर इंग्लैंड में क्या, पूरे यूरोप पे कौन सी औद्योगिक क्रांति हो रही थी, पूरा यूरोप जो है औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति में क्या होता था कि वहां पर भी पहले हस्तशिल्प के द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हस्तशिल्प का विशेष योगदान था, लेकिन चूंकि नए नए चीजों का आविष्कार होता था, मशीनों का आविष्कार हो रहा था, इसलिए वहां पर उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि मशीन के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है। अब उस उत्पादन के लिए उनको कच्चे माल की जरूरत थी, ठीक है। वो कच्चा माल कहां से प्राप्त होता? कच्चा माल, उन्होंने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भारत को एक मंडी के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है। हमारे भारतीय कृषकों से कहा गया कि वह अपने परंपरागत जो खेती होती है उसको खेती को बंद करें और उसके स्थान पर जूट की खेती, कपास की खेती, नील की खेती, ठीक है, ये सब का उत्पादन प्रारंभ करें, ठीक है। इस पे जोर दिया गया। आई बात समझ में? अब किसानों से उस खेती के स्थान पर जो खाद्यान्न उत्पादन के रूप में होता था, उसके स्थान पर क्या है, औद्योगिक फसल, जो कच्चा माल उद्योगों के लिए, उसके लिए इस खेती के उत्पादन पर जोर दिया जाए, ठीक है, कि उस पर जोर दिया जाने लगा। अब यहाँ भारत से क्या करते थे कृषकों से वो कच्चा माल। अब इसके बाद क्या हुआ
उनका जो दबाव रहता था, वहाँ इंग्लैंड में चूंकि औद्योगिक उत्पादन होता था, उसके लिए एक बाजार भी चाहिए, उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए, दोनों चीज, ठीक है, कच्चा माल भी चाहिए और वहाँ के जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसके लिए बाजार भी चाहिए, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग उन्होंने भारत को बनाया, ठीक है। कच्चा माल के लिए उन्होंने कृषकों पर दबाव दिया और ठीक है, और बाजार के लिए क्या है, यहाँ के हस्तशिल्प क्षेत्र में जो हस्तशिल्प प्रधान यहाँ पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर आघात किया, ठीक है। उस पर आघात करने के लिए पहली बार क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जो भारत से आयातित होने वाले माल थे उस पर चुंगी लगाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उस पर चुंगी लगाना 1700 के आसपास प्रारंभ किया था। रेशमी कपड़े, सूती वस्त्र के कपड़े पर उसको चुंगी लगाने से, आयात कर अधिक लगाने से यहाँ से आयात को हतोत्साहित करने का काम किया गया, ठीक है। पहला ये काम किया गया। दूसरा क्या काम किया गया कि वहाँ के उत्पादित वस्तुओं को, ठीक है, जैसे कि सूती वस्त्र का यहाँ हस्तशिल्प के रूप में होता था, ठीक है, वहाँ के उत्पादित वस्तुओं को बाजार के रूप में भारत का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि सूती वस्त्र के बाजार में ही सूती वस्त्र के का माल वहां से जो बनता था उसको डंप किया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो परंपरागत उद्योग हमारे थे, ठीक है, वो नष्ट हो गए। यानी कि इंग्लैंड उस समय उद्योगीकरण से गुजर रहा था, ठीक है, और भारत उस समय अनुद्योगीकरण भारत का किया जा रहा था, ठीक है। भारत की जो परंपरागत बाजार थे, हस्तशिल्प से संबंधित थे, उस सबको विनष्ट कर, ठीक है, कहा गया कि यहाँ के करघे और चरखे दोनों को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा कि हमने ऐसी जो है दुर्दशा और कहीं देखी नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों में बिखरी पड़ी हुई थी, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि चरखे और करघों को नष्ट करके लंकाशायर और वहाँ के माल को भारत के बाजार में, सूती वस्त्र के का जो वो था माल था, उसको भारत के बाजार में डंप कर दिया, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था हमारी तबाह हो गई। अब जरा देखिए कि जब परंपरागत उद्योग हमारा हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हुआ तो यहाँ के जो लोग बेरोजगार हुए, ठीक है, वो कहाँ पे गए, वह गांव की तरफ पलायन हुआ, गांव की तरफ। गांव पर क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र पर दबाव पड़ा, ठीक। कृषि के क्षेत्र पर दबाव पड़ने से क्या हुआ, खेती का विभाजन हुआ, कृषि का विभाजन हुआ, विभाजन और फिर उसके बाद उपविभाजन दोनों शुरू हुआ, ठीक है। और जब विभाजन और उपविभाजन हुआ तो हमारे यहाँ उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, उत्पादन मेरा घट गया, ठीक है। और यहाँ के जो कृषक थे वह कृषक जो है कृषि मजदूर बनने के लिए अभिशप्त हो गए, कृषि मजदूर बनने के लिए अभिशप्त, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, ठीक है। वो कृषि के क्षेत्र में भी और वह हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी, दोनों जगह बर्बाद करके रख दिया। और हमको जो है कच्चा माल उत्पादन के रूप में और एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियों को, रजनी पानदत्त ने इंडिया टुडे में ब्रिटिशर्स की नीतियों को 3 भागों में विभाजित किया था। उसके 3 दौर शुरू किए थे। पहला एक था वाणिज्यिक दौर, वाणिज्यिक चरण, ठीक। इस वाणिज्यिक चरण को 1757 से लेकर 1813, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि औद्योगिक मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, इसको इन्होंने 1813 से लेकर 1858 तक, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा वित्तीय पूंजीवाद,
वित्तीय पूंजीवाद या 1858 के बाद से। ठीक है, किसने कहा था? रजनी पाम दत्त ने। रजनी पाम दत्त किस पुस्तक में? इंडिया टुडे ने। इंडिया इसमें ब्रिटिशर्स की नीतियों में भारतीय जो ब्रिटिश भारत के लोग यहाँ प्रशासक के रूप में थे, उनकी नीतियों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला कौन सा था? औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से लेकर 1858। दूसरा उन्होंने वाणिज्यिक चरण 1757 से लेकर 1813। दूसरा कौन था? औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से लेकर 1858 तक। और तीसरा क्या था? वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद। ठीक है, पहला क्या था? पहले चरण को जरा समझ लीजिए। इस चरण में, वाणिज्यिक चरण में जो प्रारंभिक काल था 1757 से 1813 में, इस चरण में अंग्रेज धन का प्रयोग, धन लाते थे और यहाँ से माल को खरीद कर बेचते थे। ठीक है, धन को लाकर कहाँ से? अपनी तरफ से, और माल को खरीद कर वो बेचने का काम करते थे। और निर्यात के बाद जो लाभांश होता था, ठीक, वही उनकी पूरी पूंजी कहलाती। ये वाणिज्यिक चरण के दौर में हुआ। और धीरे धीरे इसी चरण में उन्होंने कैसे स्वरूप परिवर्तित किया? अब धन यहाँ से लाकर भू राजस्व के रूप में धन इकट्ठा किए और यहाँ से माल खरीदे और ठीक उसको निर्यात किया। ठीक, इस वाणिज्यिक चरण में ये काम इन्होंने। ठीक, औद्योगिक मुक्त व्यापार में क्या किया कि चूंकि इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी और वही दौर था 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर, उसी दौर में मशीनीकरण हो रहा था। तो मुक्त व्यापार के क्षेत्र में क्या किया गया कि वहाँ के पूरे व्यापारियों को यहाँ पर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया और वहाँ के निर्मित माल को भारत में लाकर इस दौर में, कब? 1813 से लेकर 1858 तक, इस दौर में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, तीसरे दौर में, वित्तीय पूंजीवाद के दौर में क्या होता है कि वहाँ के निवेशकों ने, ठीक है, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रारंभ कर ब्याज के रूप में लाभांश अर्जित करने की कोशिश की। उसको वित्तीय पूंजीवाद कहा गया। वित्तीय पूंजी यह कब से शुरू हुआ? 1860 से शुरू। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपके, जैसे कि आपके कोयले व्यापार में, कोयला खदान में। दूसरा आपका सूती और जूट, और तीसरा कपास। ठीक, चौथा आपका चाय, कॉफी, रबड़। ठीक, ये सब बागानों में। ठीक, इसके साथ साथ आपका रेलवे में, फिर बैंकिंग क्षेत्र में, ठीक है। इसके साथ आपके आपका कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। इन्होंने पूंजी का निवेश किया और पूंजी के बाद एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने की कोशिश की। ये वित्तीय पूंजीवाद का दौर, यह दौर शुरू होता है कब से? 1860 के दौर में। जैसे रेलवे को हम उठाकर देखते हैं, रेलवे पर जो पूंजी आती थी उनके द्वारा, उस पर एक निश्चित उनको गारंटेड लाभ होता था 5% का। ठीक है, कि इससे कम लाभांश आपको मिल ही नहीं सकता। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, पूंजी निवेश करने के बाद या तो डायरेक्ट उद्योगों में पूंजी लगाते थे या भारतीय उद्योगों, जो उद्योगपति थे
पूंजीपति कुछ लोग थे, उनसे शेयर करके वो निवेश करते थे और एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने की कोशिश करते थे। यह वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत में जो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण चल रहा था, उस औद्योगिकरण में वहाँ पर यहाँ पे भारत में क्या था कि अनऔद्योगिकरण चल रहा था, अनऔद्योगिकरण। ठीक है, भारत में ये दौर था। और ब्रिटिश यूरोपीय कंट्रीज में क्या था, वहाँ पर उद्योगों का नए नए मशीनीकरण उसका चल रहा था, नए नए उद्योग वहाँ पर लगाए जा रहे थे, उससे माल उत्पादित किया जा रहा था और यहाँ के जो परंपरागत उद्योग थे उसका पतन शुरू हो गया था। इसके बाद भी कुछ भारतीयों ने, कुछ पूंजीपतियों ने कुछ क्षेत्रों में उद्योगीकरण की शुरुआत की थी। जैसे पहला जो उद्योग लगा था ये 1853 में, ठीक, यह सूती कपड़ा, सूती वस्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इस उद्योग को काओसाजी नाना ने, ठीक है, कहाँ पे लगाया था इन्होंने, बंबई में। एक उद्योग ये लगा था 1853 में। इसके बाद 1855 में बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर जूट उद्योग की स्थापना हुई थी। जूट उद्योग की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जूट के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, ठीक है, और थोड़ा कोयले के क्षेत्र में भारतीय लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट क्या है, दबाव में रहा, अंग्रेजी शासन सत्ता के दबाव में इन्वेस्टमेंट इनका रहा, तो यह उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ होता है, प्रथम विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध में, यह विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक ठीक चला। उस युद्ध में भारतीय उद्योग जो है, चूंकि पूरा यूरोप जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न रहा, तो उनको ये अवसर नहीं प्राप्त हो सका था कि उद्योग के क्षेत्र में वो कार्य कर सके। इसलिए उन्होंने भारतीय उद्योगों को उभरने का अवसर प्रदान किया और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को, चूंकि युद्ध की सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी यहाँ के लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन किया। इसी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दो ऐसे समय रहे कि जहाँ पर भारतीय उद्योग जो है यूरोपीय उद्योग की अपेक्षा काफ़ी ग्रोथ हमको करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और शेष समय में भारतीय उद्योग हमेशा डिफीटेड पोजीशन पे रहे उसके साथ। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए तो यूरोप के साथ। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भारतीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। ठीक है, और इस तरीके से मेरा हस्तशिल्प भी बर्बाद हुआ, मेरा कृषि भी बर्बाद हुआ, और इस बर्बादी के कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ अकालों का दौर भी प्रारंभ हुआ। अकाल किसे कहते हैं, दुर्भिक्ष जिसे कहा गया, दुर्भिक्ष। ठीक, इसलिए कि जब हम नगदी फसल पर जोर देते हैं, नगदी फसल उत्पादन पर जब जोर देते हैं, तो मेरे खाद्यान्न उत्पादन मेरा प्रभावित होता है। ठीक है, जब ये खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ, तो जिस समय में हमको वर्षा की कमी के कारण, किसी अन्य कमी के कारण मेरा खाद्यान्न उत्पादित नहीं हो पाया और हम नगदी फसल के उत्पादन पे ही जोर देते रहे, तो उस समय हमारे लिए क्या हुआ, भूखमरी। ठीक, इसी को अकाल कहा गया और इसी को दुर्भिक्ष कहा गया। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा कभी कभी मद्रास का क्षेत्र, राजपुताना का क्षेत्र, बॉम्बे का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आगरा का क्षेत्र, वो दुर्भिक्ष से ग्रसित रहा। और इस दुर्भिक्ष का जब प्रभाव ज़्यादा होने लगा, तो अंग्रेजों ने इस दुर्भिक्ष के आकलन के लिए दुर्भिक्ष आयोग या अकाल आयोग की स्थापना की। ठीक है, इस अकाल आयोग की चर्चा हम बाद में करेंगे और उसमें 4-5 अकाल आयोग स्थापित किए गए, जिसमें आपका
स्टेची आयोग है, मैकडोनल्ड आयोग है, ठीक है, ऐसे ऐसे 4-5 आयोग हैं। और उन्होंने इस आयोग पर अपनी रिपोर्ट पेश की कि इस समय क्या करना चाहिए, सरकार का क्या उत्तरदायित्व बनता है जनता के प्रति, ठीक। तो उस पर उन्होंने की, लेकिन उसका बहुत मायने नहीं रखता। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ यही रहेगा कि उस अकाल आयोग किस समय में कौन कौन से अकाल आयोग की स्थापना की गई, उस अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन रहा, ठीक है, और उस समय कहाँ पे पड़ने वाले अकाल सबसे ज़्यादा प्रभावित किए थे, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हम आज औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें आपके अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और उसके साथ साथ महालवाड़ी बंदोबस्त और इसके साथ साथ भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है, और उसके चरण के विषय में भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि पहले चरण में कैसे, दूसरे चरण में कैसे और तीसरे चरण में कैसे, ठीक है। अब हम इसके बाद से आगे आने वाले उसमें हम विद्रोहों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ता है इस औपनिवेशिक सत्ता का, उससे प्रभावित लोगों ने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया, ठीक है। तो उसमें आपके जनजातीय क्षेत्र का रिएक्शन, किसानों का रिएक्शन और फिर उसके बाद आपके कुछ सैन्य विद्रोह और उसके बाद 1857 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग विद्रोह का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को इसी जगह समाप्त करते हैं, ठीक है। और आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज क्लास को इसी जगह सस्पेंड करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभकामनाएं।